अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी का आज हम चौथा चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर छठे और सातवें चैप्टर के साथ पढ़ेंगे, इसलिए तीसरा चैप्टर अभी नहीं पढ़ा रहे। चौथा जो चैप्टर है उसका नाम पता ही है आपको। बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, वायरस के बारे में पढ़ेंगे, साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। ये चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया की जो सबसे पहली चीज तो ये कि बैक्टीरिया की शेप आप देखें तो शेप ये इस तरह की होती है बैक्टीरिया की शेप, ठीक है। और अभी शेप के बारे में भी हम तफसीली बताएंगे आपको। इसमें जो है आमतौर पर जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही चीजें होती हैं, होता नहीं कंप्लीट न्यूक्लियस तो इसमें होता नहीं है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है। और आपको पता है ना प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक जिनमें ट्रूस न्यूक्लियस नहीं होता, ये तो आपको पता ही है, ठीक है ना। तो इसमें ये देखेंगे जो आपको एक टेल टाइप की चीज नजर आ रही है ना, ये फ्लैजिला है इसका ना, फ्लैजल जिसे हम कहते हैं ना। और क्रोमोसोम कितने छोटे छोटे हैं, जबकि माइटोसिस में जब हमने पढ़ा था तो उसमें क्रोमोसोम्स के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। ये राइबोसोम है, ठीक है। ये बैक्टीरिया की एक जो पिक्चर है वो हम आपको बता रहे हैं। बैक्टीरिया की टाइप की तरफ हम आएंगे कि बैक्टीरिया जो है वो कितने काइंड ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ठीक है। इसमें आप देखें कोकाय है, और कोकाय जो है अभी हम पिक्चर भी आपको दिखा देंगे। राउंडेड शेप होती है इसकी। अच्छा, कोकाय जो है वो 3 टाइप के होते हैं, एक मोनोकोकस, डिप्लोकोकाय और स्ट्रेप्टोकोकाय। कौन कौन से शेप हो गए कोकाय के? मोनोकोकाय, मोनोकोकस, डिप्लोकोकाय और स्ट्रेप्टोकोकाय। अच्छा, मोनो मोनो का मतलब अगर आप साइंस की गिनती अगर आपको पता हो, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, है ना। तो मोनो का मतलब क्या होगा कि दे आर सिंगल, ठीक है। डिप्लो डाई से निकला है, दे आर पेयर यानी दो होते हैं ये, ठीक है। और स्टेप्ट्रो का मतलब एक गुच्छे की सूरत में होता है, ठीक है। उसके अलावा ये मोनोबेसिलाई है, ठीक है। मोनोबेसिलाई जो है उसकी शेप किस तरह होती है कि दे आर फाउंड सिंगली, क्योंकि मोनो है, मोनो का मतलब एक होता है। डिप्लो का मतलब दो होता है, तो इसका मतलब पेयर की सूरत में होते हैं। स्टेप्टो का मतलब गुच्छा जिसे नहीं कहते हम, ठीक है। और स्टेफ्लो चेन की सूरत में, स्पाइरल जो है वो मूव करता हुआ होता है, ठीक है। विब्रो, ये सब अभी मैं आपको शेप दिखा देता हूं तो आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि किस तरह ये इसकी शेप से, ठीक है। ये देखें, अगर आप इसमें देखें तो देखें इसमें विब्रो है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टेफ्लो गुच्छे की सूरत में ना, स्टेफ्लो ये देखें, स्टेफ्लो जो है वो गुच्छे की सूरत में, ठीक है। ये चेन की सूरत में स्ट्रेप्टो, ये ध्यान में रखिएगा, स्ट्रेप्टो बेसिलर। स्टेप्टो का मतलब स्टेप्टो चेन की सूरत होती है और स्टेफ्लो गुच्छे की सूरत में होती है, ठीक है। तो ये इनकी शेप्स हैं बैक्टीरिया की, ठीक हो गया। अब अगर आप देखें तो इसमें आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि ये टाइप्स हैं और इसको याद करना पड़ेगा आपको। और आसान है, आसानी से याद हो जाएगा, ये इतना मुश्किल नहीं है कि कोकाय क्या होता है, दे आर राउंडेड इन शेप, कितने टाइप के होते हैं, मोनोकोकस, डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकाय, ठीक है। बेसिलाई, मोनोबेसिलाई, डिप्लोबेसिलाई, स्टेप्टोबेसिलाई और स्टेफ्लो। अभी मैंने आपको बता देते ना, स्टेप्टो और स्टेफ्लो इन दोनों में क्या फर्क है। स्टेप्टो जो गुच्छे इसकी सूरत होती है ना, उर्दू में बोलते हैं, और स्टेफ्लो चेन की सूरत में, ठीक है। स्पाइरल और विब्रो, स्पाइरल तो आपको पता है स्पाइरल शेप क्या होती है और विब्रो शेप क्या होती है, ठीक हो गया। तो ये काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया हो गए, इनके बारे में आपको ये आपको ये क्वेश्चन भी है, डिस्क्राइब एनी 3 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। लेकिन आपने सारी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया याद करनी, किसी भी हो सकता है किसी भी तरह क्वेश्चन कर लिया जाए, तो ये आपको सारी देखनी पड़ेगी। अगर समझा हुआ होगा तो आपको आसानी आप कर लेंगे, ठीक हो गया। अब आ जाए साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं एग्जाम में, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया आल्सो नोन एज ए ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। दिस ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रोक्रियोटिक। और अभी मैंने आपको बताया कि प्रोक्रियोटिक क्या होते हैं। हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा था ना कि प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक में डिफरेंस क्या है। तो प्रोक्रियोटिक कौन से जानदार होते हैं? जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, और ये अच्छी तरह आपको पता है। तो अब जो भी जानदार प्रोक्रियोटिक होंगे तो उसका कैरेक्टरिस्टिक वो बन जाता है कि ये प्रोक्रियोटिक है, ठीक हो गया। अच्छा, दे में अकर एलोन इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी। कॉलोनी में ये अकेले रहते हैं, एलोन मतलब
सिंगल में ही रहते हैं, ठीक है। ओनली asexual reproduction take place in cyanobacteria by cell division, spore फॉर्मेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक हो गया। इसमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो एसेक्चुअल होती है, यानी खुद ही डिवाइड होते रहते हैं। एसेक्चुअल का मतलब इसमें खुद ही डिवाइड होते रहते हैं। दे आर यूनिसेलुलर और सॉलिटरी बट सम आर फिलामेंटियस, ठीक है। अच्छा, बैक्टीरिया की शेप्स जो है वो डायग्राम की सूरत में बिल्कुल आ सकती है, ठीक है। इसमें आप नाम लिखेंगे, इसमें ये शेप्स वगैरह जो दी हुई हैं आपकी देख लें। स्टेफ्लोकोकाई बताया था ना आपको, ये रहा डिप्लोकोकाई जो पेयर की सूरत में है, डिप्लोकोकाई, ठीक है। ये स्ट्रेप्टोकोकाई देख लेंगे, ठीक है। और इसी तरह जो है ये आपको शेप बनानी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए आपको अलावा एग्जाम्पल हैं इनमें नोस्टेक और अनेबीबा वगैरह, लेकिन अभी आप ये देखें कि एक इसमें पैरासाइट्स क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं और सिम्बाइट्स क्या होते हैं। पहले तो एक बात समझ लें, पैरासाइट कौन से जानदार होते हैं। पैरासाइट वो जानदार होते हैं जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं। जो भी, मिसाल के तौर पर हमारे अगर पैरासाइट हमारे अंदर आ जाएगा तो हमें नुकसान पहुंचाएगा। तो वो जानदार जो हमारे को वो हमें एज ए होस्ट लेते हैं, यानी हम कोई आंत में घुस कोई इंटेस्टाइन में चला जाएगा तो उसको खाने लगेगा, और कोई लंग्स में चला जाएगा तो उसको खाने लगेगा। तो वो जाहिर है वो फिर हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब नुकसान पहुंचाएंगे तो क्या होगा, तो अल्टीमेटली जो भी ऐसे जानदार जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाकर हमारे में या जानवरों में या किसी में भी, प्लांट्स में भी उनको नुकसान पहुंचाए, तो वो ज्यादातर वो पैरासाइट्स ही कहलाते हैं। तो तारीफ देख लें, those plants which are unable to prepare the food by the process of photosynthesis and entirely or partially dependent upon autotrophic plant for their foods supply are called parasites, ठीक है। तो saprophyte those plant which have no chlorophyll, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, और ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स, और सिम्बायोटिक क्या होते हैं, टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ पार्टनर गेट बेनिफिट इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, ठीक हो गया, सही है। अब बैक्टीरिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया थ्री पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया बताएं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट इस तरह भी आ जाएगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया बताएं, इस तरह भी सवाल आ सकता है कि इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया बताएं, ठीक है। बैक्टीरिया economical important, they play a very significant role in our life. They may be useful and harmful. भाई फायदेमंद भी होते हैं बैक्टीरिया, ऐसा नहीं कि सारे बैक्टीरिया नुकसानदेह होते हैं। मिसाल के तौर पर एग्रीकल्चर में अगर आप जाते हैं तो वहां पर बड़ा यूजफुल होते हैं कि बैक्टीरिया डीकम्पोज द डेड प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग इनटू सिंपलर फॉर्म सच एज नाइट्रेट, सल्फेट्स एंड फॉस्फेट, ठीक है। तो मतलब वो सफाई करते हैं जाहिर, तो फिर वो हमारे लिए फायदेमंद हो गए। उसके अलावा सॉइल बैक्टीरिया भी होते हैं, पिछली क्लासेस में भी आपको बताया था। सॉइल बैक्टीरिया क्या था, जो सॉइल की फर्टिलिटी है, जाहिर है प्लांट में आपने देखा होगा कि प्लांट अगर जमीन जो जरखेज होगी तो उसकी फर्टिलिटी भी अच्छी होती है, ठीक है ना। एलिमेंट्री कैनाल बैक्टीरिया, एलिमेंट्री कैनाल तो आप सबको पता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है आपने। एलिमेंट्री कैनाल में सारे डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक आ जाता है, इसोफेगस आ जाता है, फेरिंग्स आ जाता है, सारी चीजें आ जाती हैं। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जब हम खाना खाते हैं तो उसको उसको जो है उसमें हेल्प करते हैं, उसके डिफ्यूजन। आपको पता है ना, पहले तो डाइजेशन की तारीफ क्या है कि नॉन डिफ्यूजिबल फूड को डिफ्यूजिबल फूड में जो है चेंज करने के अमल को डाइजेशन कहते हैं, और ये सारा प्रोसेस एलिमेंट्री कैनाल में ही होता है, ठीक है ना। तो कुछ बैक्टीरिया इतने फायदेमंद होते हैं कि वो फूड को डाइजेस्ट भी करते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल में जो बैक्टीरिया कुछ होते हैं वो फायदेमंद भी होते हैं, तो यूजफुल बैक्टीरिया में आएंगे वो, ठीक है। फिर इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है, तो जो कि शुगर इनटू अल्कोहल, रिपिंग ऑफ चीज, सॉफ्टिंग ऑफ फाइबर, और ये सारी जो चीजें लिखी हुई तकरीबन आपको भी पता है कि इंडस्ट्रियल में जो बैक्टीरिया है वहां पे उनके जब बनाते हैं उसको उसमें काम आते हैं, ठीक है। मेडिसिन में भी बैक्टीरिया बड़े यूजफुल होते हैं एंटीबायोटिक बनाने में। आपको एंटीबायोटिक का जब चैप्टर आएगा तो बहुत तफसीली तौर पर बताया जाएगा कि एंटीबायोटिक में कितना काम आते हैं ये बैक्टीरिया। वही बैक्टीरिया जो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, एंटीबायोटिक को बनाकर उसको फायदेमंद हो जाते हैं हमारे लिए, यूजफुल हो जाते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके यूजफुल बैक्टीरिया के हवाले से कुछ डिस्कशन।
अब आ जाए मेडिसिन्स के हवाले से। और मेडिसिन्स के हवाले से बता दिया, बल्कि हार्मफुल बैक्टीरिया यानी नुकसानदेह बैक्टीरिया। नुकसानदेह बैक्टीरिया तो सभी को पता है भाई, ठीक है ना। नुकसानदेह बैक्टीरिया में आपके जैसे फूड स्पाइलेज हो जाता है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया। फूड स्पाइलेज का मतलब ये कि फूड जो है वो उसको खराब कर देते हैं। जब आप खाना खाते हैं तो बैक्टीरिया जो है उसमें चले जाते हैं, वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, फूड को खराब कर देते हैं। आपने देखा होगा गोश्त जो है वो बोलते नहीं है कि गोश्त सड़ गया है या ये सालन तो खराब हो गया है, तो ये फूड स्पाइलेज ही होता है। नहीं तो ठीक है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया मतलब जो कि बीमारी पैदा करने वाले यानी डिजीज करते हैं ना, जो तो वो जो है वो करते हैं। इसलिए उसको आप यूं समझ लें कि इस तरह आप पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे को बीमार कर देते हैं, क्योंकि डिजीज पैदा करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो आप प्लांट्स में भी जाहिर है जो है वो आप देख लें कि डिजीज होती हैंगी जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती हैंगी, ठीक है। अब आप आ जाएं कि इसमें कौन सी डिजीज जो है ह्यूमन में होती हैं। ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड और डायरिया, कॉलरा, ये सब बैक्टीरिया के हवाले से ही होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता भी है, और ये है अब कुछ डिजीज हैं जिनके बारे में थोड़ा सा आपने लिखना होगा, ठीक है। जैसे अपेंडिसाइटिस। अच्छा, ये जो भी आता है अपेंडिसाइटिस या टिस जिसमें आता है, इसका मतलब ये कि कहीं भी कोई इन्फ्लेमेशन हो गई हो। यानी इन्फ्लेमेशन कहते हैं कि सूजन को कहते हैं ना, कि इन्फ्लेमेशन का मकसद ये होता है कि कहीं पे कोई स्वेलिंग हो गई है, ठीक है। तो अपेंडिसाइटिस में भी कुछ ऐसी प्लेसेस होती हैं जिसमें आपको पास टाइम वॉमिटिंग या एब्डोमिनल पेन बड़ा होता है। बल्कि मैं आपको शो कर देता हूं कि आमतौर पर अपेंडिसाइटिस जो है वो किस तरीके से होता है। देखिए ये जो जगह है ना अपेंडिसाइटिस, ये वाली, ठीक है ना, यहाँ पे बहुत शदीद पेन होता है। तो आपको फिर जाहिर है उसमें कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन होती है इस जगह के, इस हिस्से में। तो ये अपेंडिसाइटिस के हवाले से है, ठीक है। अच्छा, इट इज इन्फ्लेमेशन, बर्निंग, पेनफुल सेंसेशन ऑफ द अपेंडिक्स एसोसिएटेड विद वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन। ट्यूबरकुलोसिस तो आपको पता है चेस्ट से है। ट्यूबरकुलोसिस जो है डिजीज बाय लंग्स काज बाय बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का नाम भी बताया हुआ इस पे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस भी होते हैं, विच डिस्ट्रॉय द लंग्स टिश्यू। इट कैन डायग्नोज बाय चेस्ट एक्सरे, और स्प्यूटम टेस्ट होता है। स्प्यूटम बलगम का टेस्ट होता है इसमें, ठीक है ना। अब इसमें अगर आप लंग्स को देखें तो आप इसको अगर आप समझें तो बड़ा अच्छा है। ये देखें, ये लंग्स है ना। अब इस लंग्स में अगर आप देखें तो इसमें देखें, आजकल तो वैसे ही कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के बारे में देखें। ये जो लंग्स है, लंग्स में ये ब्रोंक्यूल्स हैं, और ये जो आप छोटे से देख रहे हैं ना थैली नुमा, ये एविलाई कहलाते हैं ना। कोरोना के हवाले से भी यही होता है ना, कोरोना यहीं पर आकर अपनी जगह बनाता है, उसकी असल जगह यही होती है कि ये तो मैं थोड़ा सा वायरस के हवाले से बता रहा हूँ, लेकिन अभी तो हम बता रहे थे ट्यूबरकुलोसिस, तो ट्यूबरकुलोसिस भी लंग्स में ही होता है, ठीक है। तो ब्रोंकाइटिस हो जाता है उससे। ट्यूबरकुलोसिस टीबी होता है, आपको पता ही है, और बलगम का टेस्ट या स्प्यूटम टेस्ट जो होता है उसके जरिए पता चल जाता है। और लेकिन अगर आप देखें, डिस्कस कर रहे हैं तो बताता चलूं, ये जो है ना छोटी सी जो आप थैली नुमा देख रहे हैं, तो इसमें ये एल्विलाई होते हैं, इसमें आकर कोरोना वाला जो है ना वायरस वो यहाँ पर आकर बैठता है असल में, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि आप कोशिश करें कि ये लंग्स में ना आए, लेकिन बहरहाल ये ट्रीटेबल है, और ऐसी इंशाल्लाह कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें कि आप जो है सोशल डिस्टेंस ही रखें इसमें। अच्छा जी, तो ये तो हो गया आपका जो है ट्यूबरकुलोसिस भी हो गया, और ये आमतौर पर ये जो है ये डिसऑर्डर ऑफ लेंसेज होते हैं, आइस के, ये ज्यादातर आंखों में होते हैं। फिर पैरालाइसिस है। पैरालाइसिस तो आपको पता ही है, पैरालाइज का मतलब होता है किसी का एक पोर्शन का काम ना करना। मिसाल के तौर पर अगर हाथ आपका बिल्कुल जो है उसके मसल्स और उसकी जो चीजें हैं वो बिल्कुल काम ना करें, तो फिर इसका मतलब आपका हाथ उठेगा भी नहीं, तो ये पैरालाइसिस हो जाता है। माजूर भी हो जाते हैं इससे। आमतौर पर पैरालाइसिस का अटैक जब होता है तो बास टाइम फिजियोथेरेपी वगैरह से ठीक तो हो जाता है, लेकिन बास टाइम माजूर हो जाते हैं लोग,
ठीक है। मिजल्स तो आपको पता ही है, मिजल्स के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि पता है कि थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स आता है, ठीक है। ट्यूबरोक्लोसिस अभी बताया था, दोबारा इसमें आ गया है। चलें, आप एक दफा ही लिखिएगा इसको, बार बार उसको नहीं लिखने की जरूरत है। लंग कैंसर तो आपको बताया ही था कि लंग कैंसर इज एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ लंग टिश्यूज, लंग टिश्यूज की एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है कि, और सिगरेट से होती है। उसके अलावा जो है बिल्कुल डैमेज कर देते हैं ये उसको, सारे पार्ट को उसको। अगर आप देखें, दोबारा लंग्स दिखा दूं मैं आपको, तो ये जितने भी पार्ट्स हैं ना, जब ये डैमेज हो जाएंगे तो जाहिर है ऑक्सीजन जो है, अभी मैंने आपको बताया था, कोरोना हो या कोई भी वायरस हो या जो भी लंग्स का होता है, वो बेसिकली ऑक्सीजन हमारे को सांस लेने में जरूरी होती है। जब सांस की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, डेथ हो जाती है फिर उससे, ठीक है। तो लंग कैंसर आमतौर पर सिगरेट से होता है, और उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे हो जाता है। चले जी आगे चलते हैं। कॉलरा भी आपको पता है, कॉलरा भी बहुत आम कॉमन है, ठीक है ना। डायरिया हो जाता है, उसमें जो सिम्टम्स हैं उसके, डायरिया हो जाता है, नोजिया होती है, वॉमिटिंग होती है, मसल्स क्रैम्प। ये भी बता दो, वॉमिटिंग मतलब उल्टी होती है, नोजिया मतलब आपको फीलिंग आती है जैसे जी मालिश होना ना, और मसल्स क्रैम्प मतलब आपको, क्रैम्प्स मतलब वो वाला दर्द नहीं होता, क्रैम्प में थोड़े थोड़े वक्त के बाद ना दर्द महसूस होता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा अपरक्यूलम, बुक्स लंग्स, फंगस, ये भी डिजीज की छोटी छोटी तारीफ हैं, तो इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। फंगस तो आपको पता ही है कि ये फंगस कहीं भी हो जाता है तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है। कोशिश किया करें कि कोई ऐसी चीज, हाथ वगैरह साफ रखें, हर चीज साफ रखें तो बिल्कुल सही होगा। ब्रोंकाइटस, ब्रोंकाइटस आपको पता है ना, ब्रोंकाइटस का भी मैंने जिक्र भी किया था। ब्रोंकाइटस जो है वो लंग्स में ही होता है, लंग्स की बड़ी बीमारियां हैं। ब्रोंकाइटिस हो जाता है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाते हैं, अगर गला खराब हो तो वो भी इसी वजह से होता है। तो ये सब चीजें, ब्रोंकाइटिस जो है वो ब्रोंक्यूल्स हैं, ये देखें आप, ये जो ब्रांचेस जा रही है ना, ये ब्रोंक्यूल्स की तरफ जा रही है ना, ब्रोंक्यूल्स। तो अगर इसमें सूजन हो जाए, यानी इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो ये कहलाता है ब्रोंकाइटिस, ठीक हो गया। तो ये ब्रोंकाइटिस इसमें। अब आ जाए बैक्टीरिया के बाद जनाब वायरस। वायरस क्या चीज है ना। बैक्टीरिया के हवाले से एक चीज और रह गई है जो मैं आपको बता दूं कि बैक्टीरिया, वैसे तो मैंने बता दिया है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है। इसकी जो साइज जिसे कहते हैं 1 to 10 नीनो माइक्रो लेंथ में होता है ये। और उसके अलावा ये न्यूक्लियस इसमें पूरा डिफाइन नहीं होता है, सेल वाल होती है, कैप्सूल की तरह का होता है। ये आपको मैंने अभी दिखा भी दिया था कि ये कैप्सूल की तरह का होता है, ठीक हो गया। चलें जी, वायरस पे भी आते हैं। वायरस, वायरस के कैरेक्टरिस्टिक लिखे हुए इन्होंने। अच्छा, वायरस एक लातीनी वर्ड है, पहले तो ये समझ लें। लातीनी जबान होती है ना, यूनान की जबान, तो इसको कहते हैं पॉइजन। पॉइजन का मतलब क्या होता है, जहर, ठीक है। तो वायरस जो है एक लातीनी वर्ड है जिसका मतलब होता है पॉइजन। वायरस आर सो स्मॉल दैट कैन नॉट, दे कैन ओनली सीन विद इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, मतलब हम इसे माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, अदरवाइज ये दिखता नहीं है, ठीक है। वायरस हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, यानी इसको लिविंग थिंग में भी समझा जाता है और नॉन लिविंग थिंग में भी इसको जो है वो। अच्छा, इस एक सवाल भी बन जाता है कि वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में क्यों जो है वो समझा जाता है, तो वो भी इस ही लेक्चर में मैं जवाब दे दूंगा आगे चल के। पहले हम थोड़ा इसी कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ लें। स्ट्रक्चर, दे आर नॉट लाइक सेल आर ओनली मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, जाहिर इसमें भी ट्रू न्यूक्लियस तो होता नहीं है। when they enter the body and living organism they reproduce they like living organism, जाहिर है वायरस जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाता है तो वो अपनी तादाद बढ़ाता है। अब वायरस के हवाले से सबसे अच्छी चीज ये कि अगर आप अच्छी इम्यूनिटी सिस्टम है आपका, यानी अगर आपका जो है वाइट ब्लड, आपको पता है ना, आपके ब्लड में एक आरबीसी होते हैं और एक डब्ल्यूबीसी होते हैं। आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्पसेल्स, और डब्ल्यूबीसी मतलब जो है व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स। अब जो व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स होते हैं ना, ये हमारे जिस्म में पुलिस का काम अंजाम देते हैं, जैसे फौज होती है, पुलिस होती है। तो कोई भी अगर ऐसी चीज आ जाए तो उससे लड़ते हैं। अगर आपकी फूड्स कंपोनेंट आप सही यूज कर रहे हैं, आप फ्रूट्स भी खा रहे हैं, आप दूध भी पी रहे हैं, आप सब चीजें सही कर रहे हैं, तो आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, तो कोरोना वोरोना भी आपका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप एक ही चीज, गोश्त है तो गोश्त ही खाए जा रहे हैं,
तो एक ही चीज का अंडा है तो अंडा ही खाया जा रहा है, तो फिर आप दूसरे कंपोनेंट तो नहीं ले रहे ना। तो फिर क्या होता है, वायरस को बड़ा फायदा होता है इससे, जब वो आपके जिस्म में बॉडी में इंटर होते हैं तो फिर वो क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी क्योंकि कमजोर होती है तो वो एकदम अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं और अपनी तादाद बढ़ाते रहते हैं और फिर अटैक करते हैं। ठीक है, अच्छा खैर पांचवा पॉइंट देखते हैं। दे लुक लाइक नॉन लिविंग क्रिस्टल, दे आर आउट ऑफ द बॉडी ऑफ, यानी क्रिस्टल नुमा होते हैं इसलिए इसे नॉन लिविंग भी समझा जाता है। उसके अलावा ये लिविंग एंड नॉन लिविंग तो दोनों ही समझा जाता है। ऑल वायरसेस आर पैरासाइट्स, आपको बताया था, एंड कॉज डिफरेंट डिजीज इन देयर होस्ट। होस्ट मतलब जाहिर है पैरासाइट्स हैं, ये जब किसी की भी बॉडी में जाते हैं तो नुकसान पहुंचाते हैं उसको, तो पैरासाइट तो ही कहलाएगा जाहिर। वायरस वर डिस्कवर्ड बाय जो है साइंटिस्ट का नाम है 1892 में, फ्रॉम इन्फेक्टेड टोबैको लिव इन 1935 डब्ल्यू.एम. स्टैनली। आइसोलेटेड वायरस इज क्रिस्टलाइन फ्रॉम, ये फ्रॉम दो दफा लिखा है, जरा आप देख लीजिएगा, कभी कभार स्पेलिंग मिस्टेक्स या एक आध चीज हो जाती है, इसको खुद भी देख के कर लिया करें। माशाल्लाह 9th डॉट में आप लोग आ गए हैं। ऑब्जर्व द बारल, ये सब माइक्रोस्कोप्स से ही दिखते हैं, और वायरस के हवाले से अभी जो भी डिस्कशन हुई है इसको आप प्रॉपर तरीके से देख भी लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। वायरल डिजीज एनिमल में आपके जो आते हैं वो माउथ एंड फूड डिजीज, कैटल एंड जो वायरल डिजीज हैं वो आप एनिमल में भी होते हैं। ठीक है, अभी जैसे बकरा ईद हुई है तो कई जो जानदार हैं उनको जो है वो आपको पता है ना, कभी किसी ने डॉक्टर को दिखा रहा है, कभी बकरे को, कभी गाय को, तो वायरल डिजीज जाहिर है उनको भी होती है। कि वायरल डिजीज इन ह्यूमन, ह्यूमन में वायरल डिजीज तो आपको पता ही है बहुत सारी होती है। वन ऑफ कोरोना वैसे ही चल रहा है, वायरल डिजीज है ना। और ट्रांसमिशन किस तरह होता है, वायरस बहुत तरीके हैं, सबको पता चल गया है जब से ये कोरोना आया है कि किस तरह वायरल डिजीज होती हैं। तो ये बाई एयर भी हो सकता है, कंटेमिनेटेड वाटर, गंदा पानी, फूड वगैरह आप खाते हैं, कीड़े मकोड़े इस तरह के अगर आ जाएं तो भी हो जाता है, इंसेक्ट के जरिए यानी। ठीक है, तो ये जो है यूं समझे कि आप वायरल डिजीज के हवाले से आपको अंदाजा हो ही गया होगा। उसके अलावा नोस्टॉक जो है वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नोस्टॉक, इसके हवाले से सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक है, ये तो आप याद कर लीजिएगा। खैर अब आ जाए, ये वाला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहरहाल इस चैप्टर में तो नहीं फिर भी बता देता हूँ। एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक हो गया। एरोबिक रेस्पिरेशन के हवाले से ये ध्यान में रखिएगा कि जो ऑक्सीजन इसमें नेसेसरी होती है, इट्स टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन इज नेसेसरी, और इट्स टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी जिसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है, और जिसमें ऑक्सीजन जरूरी है वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। It oxidize the food completely, it oxidize the food partially, partially कहते हैं जुजवी तौर पर। मिसाल के तौर पर जब बादल आते हैं तो completely अगर आ जाए तो कहते हैं कि जनाब बादल पूरे छा गए, और बादल थोड़े थोड़े होते हैं तो कहते हैं partially, तो जुजवी तौर पर होते हैं ना। तो इसमें फूड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होते हैं और इसमें पार्शियली ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, ड्यूरिंग प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रियलाइज, तकरीबन इतने केजी होता है, और इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज 201 केजी होता है। यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस, और इसमें जो है द एंड प्रोडक्ट ऑफ लैक्टिक एसिड इन एनिमल, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक हो गया। उसके अलावा एरोबिक और उसके थोड़ा सा ग्लूकोज और ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन का क्या होता है, इसका अगर ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलती है और एरोबिक और रेस्पिरेशन चलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी रिलीज होती है इतनी। ठीक हो गया। केमिकल इक्वेशन इसकी दी भी है बैक्टीरिया की, एनिमल में क्या होता है। ठीक है, और ये चैप्टर तकरीबन यूं समझ लें कि कंप्लीट है। इंपॉर्टेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में भी बताया हुआ है इसमें, इसको जरा आप याद कर लीजिएगा। इसमें अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, अगर कुछ और असेसमेंट करनी होगी तो आप आपको बता देंगे, लेकिन छोटा सा चैप्टर था बस इतना ही, इसके हवाले से आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और इसको हम फिर आगे नए चैप्टर की तरफ चलेंगे। ठीक है, और वीडियो हमेशा पूरी देखा करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज।